Good morning, students. जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी। देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। देखिए, हम अपना अगला टॉपिक सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक था हमारा वो था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग, अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। ये पहला चैप्टर हमने पढ़ा था। अब हम दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, और दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। छात्रों, इसमें हमें क्लासिकल और आधुनिक दो प्रकार के सिद्धांत पढ़ने हैं, जिसमें क्लासिकल सिद्धांत में हम एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत, और इसके अलावा डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, ये तीन जो सिद्धांत है वो क्लासिकल थियरी में हमें पढ़ना है। और इसके अलावा जो हमारा आधुनिक सिद्धांत होगा वह हेक्सर ऑलिन का आधुनिक सिद्धांत हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके संदर्भ की यदि हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में लिखा था। उनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। 1976 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और उसमें इस बात को समझाया था। ये वेल्थ ऑफ नेशन है, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वाणिज्यवादी तथा संरक्षणवाद की व्यवस्था को नकारते हुए स्वतंत्र व्यापार की नीति को स्वीकार किया। छात्रों, वाणिज्यवाद जो है ये मर्चेंटिज्म है, व्यापारीवाद भी इसको कहते हैं हम। इसमें व्यापारवाद की जो प्रक्रिया चलाई गई थी प्राचीन समय में, उसके खिलाफ एडम स्मिथ थे। और दूसरा संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि अपने देश की जो व्यापारिक या आर्थिक क्रियाएं उनको संरक्षित करना, दूसरे देश का उनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत है एडम स्मिथ। तो इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को स्वीकार किया। अब स्वतंत्र व्यापार की नीति क्या है? स्वतंत्र व्यापार की नीति है कि जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, या दो समूहों के बीच में व्यापार होता है, या दो पक्षों के बीच में व्यापार होता है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए, किसी प्रकार के प्रतिबंध ना हो, बिना रोक टोक के व्यापार किया जाए, स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जाए, उसे स्वतंत्र व्यापार की नीति कहा गया है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जो प्रकृतिवादी थे, जिनमें हम रूसो की बात करते हैं, जो प्रकृतिवादी थे वो कहते थे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब किसी को प्रतिबंधित नहीं करना है, उसको जाना है, उसको जाने देना है। तो ये जो फ्री ट्रेड का कंसेप्ट है, ये
जो आपका प्रकृतिवादी है उनका कंसेप्ट है, इस प्रकृतिवादियों की विचारधारा को एडम स्मिथ ने स्वीकार किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, और उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच में जो व्यापार है वो स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि एडम स्मिथ ने व्यापार की कौन सी पद्धति का समर्थन किया है, तो आपको बताना होगा कि एडम स्मिथ ने व्यापार की स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया है। ठीक है, तो यहां प्रकृतिवादियों द्वारा प्रदत्त रोको मत जाने दो के नारे में लिपटी हुई हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, क्योंकि इस प्रक्रिया से बाजार का विस्तार होगा। इस प्रक्रिया से बाजार का विस्तार होगा। जब दो देशों के लोग आपस में जुड़ेंगे, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करेंगे, तो निश्चित तौर पर बाजार का क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, तो बाजार का विस्तार होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, आज जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं जिनको हमने पढ़ा है, चाहे वो शिक्षा के लाभ हो, चाहे सभ्यता संस्कृति के लाभ हो, या फिर वो आर्थिक लाभ हो या गैर आर्थिक लाभ हो, वो सारे लाभ स्वतंत्र व्यापार की नीति के कारण ही मानव को मिल पाए। ठीक है, तो यहां एडम स्मिथ ने इसी बात का समर्थन किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आपको व्यापार के लाभ लेने हैं तो फिर आपको स्वतंत्र व्यापार की नीति का लाभ या समर्थन करना होगा। इसमें आगे हम चर्चा करें तो देखिए, यद्यपि प्रतिष्ठित सिद्धांत तर्कयुक्त डेविड ह्यूम एवं एडम स्मिथ, यद्यपि प्रतिष्ठित सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो डेविड ह्यूम व एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और वास्तविक विश्लेषण जो है वो डेविड रिकॉर्डो ने किया है। यदि हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति में क्लासिकल थ्योरी का जो प्रवर्तक है या जनक है वो डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन वास्तव में इस क्लासिकल थ्योरी को जो डेवलप किया है या समझाया है वो समझाया डेविड रिकॉर्डो ने। डेविड रिकॉर्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक व्यापक सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत का जो वास्तविक जन्मदाता है वो डेविड रिकॉर्डो को माना गया है। छात्रों, ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत वास्तविक जन्मदाता कौन है, तो वास्तविक जन्मदाता डेविड रिकॉर्डो है, और प्रारंभिक स्थिति की यदि हम बात करें तो इसका जो प्रवर्तक है या इसका समर्थन करने वाला है वो डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ को माना जाता है। इसके अलावा छात्रों, यहां रिकॉर्डो ने इसका वास्तविक प्रतिपादन किया है तथा आगे जाकर जेएस मिल ने, जेम्स स्टुअर्ट जो मिल है, जेएस मिल, इन्होंने आगे जाकर प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत के रूप में इसको विकसित किया है। प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत का मतलब होता है हम जब किसी वस्तु की बाजार में मांग करते हैं तो मांग के बदले दूसरी मांग उत्पन्न होती है, मांग के बदले दूसरी मांग उत्पन्न होती है। जैसे मैंने बाजार में जाकर एक पेन खरीदा तो मैंने पेन की मांग की, तो जैसे मैंने पेन की मांग की है तो मैंने उस पेन के बदले मुद्रा दी है, तो वो मुद्रा जिस व्यक्ति के पास जाएगा वो व्यक्ति उस मुद्रा से कोई दूसरी वस्तु की मांग करेगा। तो मांग से मांग उत्पन्न होना, मांग से मांग उत्पन्न होना, ये मांग का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है। ये जेएस मिल ने दिया है, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने दिया है, 1848 में इसको विकसित किया है। इसको भी हमें आगे जाकर डिटेल से पढ़ना है। आगे देखिए, डेविड ह्यूम ने 1752 में अपनी पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। डेविड ह्यूम की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और यहां एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इस सिद्धांत को समझाया है। ठीक है, आगे हमारा अगली स्लाइड देखिएगा। अगली स्लाइड में ये बताया गया है कि प्रोफेसर लेसर व सेलिगमैन के अनुसार प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट टॉरेंस थे। किसके अनुसार थे ये? प्रोफेसर लेसर और सेलिगमैन ऐसा मानते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो रॉबर्ट टॉरेंस थे। सामान्य वे में प्रतिष्ठित सिद्धांत के जो समर्थक या प्रवर्तक हैं वो डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ को माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत की व्यापकता को डेविड रिकॉर्डो ने समझा है, इसलिए वास्तविक जो जन्मदाता है वो डेविड रिकॉर्डो है। लेकिन यदि लेसर और सेलिगमैन को माने हम, तो लेसर और सेलिगमैन ही कहते हैं
क्लासिकल जो थियरी है, प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है, इसका वास्तविक जन्मदाता रॉबर्ट टॉरेंस हैं। परंतु वास्तविक श्रेय किसको जाता है इसका? डेविड रिकार्डो को ही जाता है। ठीक है। अब छात्रों यहां देखिए, जो क्लासिकल थियरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम 3 सिद्धांतों में अलग अलग तरीके से बांटेंगे। अब तीनों सिद्धांत आपको अलग तरीके से व्यापक तौर पर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत आपका होगा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है इसका। फिर करेगा डेविड कहेगा कि वस्तुओं के उत्पादन में लागतें निरपेक्ष नहीं होती हैं, लागतें सापेक्ष होती हैं, तुलनात्मक लागतें होती हैं, शुद्ध, ठीक है, समान लागतें नहीं होती हैं। स्थिति में फिर इसी सिद्धांत को बेस बनाकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का सिद्धांत या सापेक्ष लागत का सिद्धांत विकसित किया है। फिर डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की जो कमियां रही हैं, क्योंकि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जो है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केवल पूर्ति पक्ष पर बल देते हैं, मांग पक्ष को ये इग्नोर कर जाते हैं, उसको कांस्टेंट कर देते हैं, ये केवल पूर्ति पक्ष पर बल देते हैं। इसलिए आगे जाकर जेएस मिल ने पूर्ति पक्ष को कांस्टेंट किया है और मांग पक्ष को क्रियाशील बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो 3 सिद्धांत हो गए क्लासिकल थियरी के अंदर। एक तो एडम स्मिथ का विचार हो गया निरपेक्ष लागत का, दूसरा हो गया सापेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत का डेविड रिकार्डो का विचार हो गया, और तीसरा हो गया जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हमें क्लासिकल थियरी में पढ़ने हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। फिर आगे जाकर इसमें आधुनिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। आधुनिक थ्योरी में आपको एक्सर ऑलिन और प्रोफेसर हैबलर के विचार पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले जो विचार आता है वो आता है एडम स्मिथ का लागत निरपेक्ष अंतर सिद्धांत। एडम स्मिथ का जो लागत निरपेक्ष अंतर सिद्धांत। तो देखिए छात्रों, 2 शब्द बराबर चलेंगे यहां पर, निरपेक्ष और सापेक्ष। पहले आप इन निरपेक्ष और सापेक्ष को स्पष्ट करिए, इनका मतलब क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि जब 2 देशों के व्यापार की हम बात कर रहे हैं तो दोनों देश साधन की मात्रा के संदर्भ में बराबर हैं, कि जैसे अमेरिका के पास भी 10 घंटे श्रम है और भारत के पास भी 10 घंटे श्रम है। जब दोनों में साधन की मात्रा बराबर है और उसके आधार पर लागत का जब हम अंतर करते हैं तो ऐसी स्थिति को तो बोला गया है निरपेक्ष लागत सिद्धांत, ठीक है। और जबकि ये वास्तविकता नहीं है कि 2 देशों के बीच में साधन की मात्रा बराबर हो, समान हो या शुद्ध रूप से सही हो, ये सही नहीं है। लेकिन जो सापेक्ष लागत सिद्धांत है वो तर्क देता है कि 2 देशों के बीच में उत्पादन के साधनों का अंतर होता है, उनकी मात्रा का अंतर होता है, इसलिए उनके बीच में लागतें जो होती है वो निरपेक्ष न होकर कैसी होती है, सापेक्ष होती है। अमेरिका के पास जो है वो किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए 40 घंटे हैं, उसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए भारत के पास 10 घंटे श्रम है। तो ये साधन की मात्रा का अंतर है, ठीक है। तो एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। उन्होंने इस व्यापार के लिए श्रम विभाजन का तर्क दिया है और श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया है। श्रम का मूल्य सिद्धांत किसने दिया है? श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने। यह श्रम का मूल्य सिद्धांत क्या है? किसी वस्तु का मूल्य कितना हो, किसी वस्तु का मूल्य कितना हो इसका निर्धारण उसमें लगने वाले श्रम के द्वारा किया जाएगा। जिस वस्तु में ज्यादा श्रम लगेगा उत्पादन करने में उसका मूल्य भी ज्यादा होगा, और जिस वस्तु के उत्पादन में श्रम कम लगेगा उसका मूल्य भी कम होगा। तो श्रम का मूल्य सिद्धांत ये कहता है किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए श्रम से निर्धारित होता है। यदि ज्यादा श्रम लग रहा है तो उसका मूल्य ज्यादा होगा, और यदि कम श्रम लग रहा है तो उसका मूल्य कम होगा। इस श्रम मूल्य सिद्धांत को आधार बनाते हुए एडम स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत दिया है। तो श्रम विभाजन का तर्क दिया है इन्होंने, और श्रम विभाजन की जो बात है, श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। तो विशिष्टीकरण की प्रक्रिया तो मैंने पहले भी आपको समझा दी है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कोई देश श्रेष्ठता को साबित करता है,
किसी वस्तु के उत्पादन में दूसरा देश श्रेष्ठता को साबित करता है। इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागत जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। किसी काम को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं, किसी काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप जिस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप वहां लागत कम आएगी आपके काम में, और मैं जिस काम को अच्छे तरीके से कर रहा हूं वहां लागत मेरे काम में कम आएगी, और उसमें फिर हम अदला बदली करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका लाभ उठा सकते हैं। यही विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। तो छात्रों, यहां कहा गया है कि प्रत्येक देश वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिससे उसे अधिक लाभ होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार हर समझदार व्यक्ति का यह सिद्धांत है कि वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर न बनाए जिसे बाजार से सस्ता खरीदा जा सकता है। देखो, बहुत अच्छी बात कही यहां पर एडम स्मिथ ने कि हम कोई भी वस्तु घर पर नहीं बनाए जो हम बाजार से सस्ती ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जलेबी बनानी है, ठीक है। अब हम घर पर जलेबी बनाने लगे और हमें जलेबी बनाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है कि कितना चीनी डालना है, कितना उसमें मैदा लगाना है, कैसे बनाना है, कितना ऑयल लेना है, ठीक है, चाशनी कितनी बनानी है, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि हम उस काम को करने में विशिष्ट नहीं है। तो जब हम जलेबी बनाने घर लगेंगे या घर पर जलेबी बनाने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उन जलेबियों को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ जाएगा। उस खर्चे में हम उस पैसे से हम बाजार से यदि जलेबी लाकर लाएं तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिल सकती है, हमारा श्रम बच जाएगा, हमारी जो मानसिक थकान होगी वो बच जाएगी, अनावश्यक हमारे संसाधनों का दुरुपयोग होगा वो बच जाएगा, और हम बाजार से जिस जलेबी को विशिष्ट रूप से कोई हलवाई बना रहा है वो कम से कम लागत पर उस जलेबी को बनाएगा और वो जलेबी हमें कम लागत पर या कम मूल्य पर वो दे देगा। तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और हमें सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि जितनी स्वादिष्ट जलेबी एक एक्सपर्ट व्यक्ति बना सकता है, एक हलवाई बना सकता है, उतना हम नहीं बना सकते। तो हमें स्वाद भी नहीं आएगा, हमें संतोष भी नहीं मिलेगा, संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, पैसे भी खराब हो जाएंगे। जबकि उसी काम को हम बाजार से करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सभी एस्पेक्ट्स पर लाभ मिलेंगे। तो एडम स्मिथ यही कहता है, यह वो तर्क देता है, कोई भी ऐसी वस्तु हम घर पर नहीं बनाए जिसे बाजार से सस्ता खरीदा जा सकता है। अर्थात व्यक्ति उसी वस्तु को बनाए जिसमें उसका विशिष्टीकरण है। अब हो सकता है कि कोई मिठाई आप हलवाई से अच्छी बनाना जानते हो सकता है कि आपको जलेबी बनाना बहुत अच्छा आता हो, हलवाई को भी नहीं आता हो इतना। तो उस स्थिति में आप उस जलेबी को, क्योंकि आप उसको बनाने में विशिष्टता को प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस वस्तु को अपने घर पर बना सकते हैं ताकि बाजार की तुलना में लागत क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अर्थात व्यक्ति उसी वस्तु को बनाए जिसमें उसका विशिष्टीकरण है तथा दूसरी वस्तु से उसका विनिमय करना चाहिए। ऐसा करने पर दोनों वस्तुओं की निरपेक्ष लागतों का जो अंतर उत्पन्न होता है जिससे दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एडम स्मिथ के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन है। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी वस्तु आप बाजार से नहीं लाएं जिसको आप घर सस्ती बना सकते हैं, और कोई भी वस्तु मतलब घर पर ऐसी नहीं बनाए जो बाजार से आपको सस्ती मिल रही है। उससे आपको दोनों प्रकार के लाभों का फायदा उठाना है। अब हम आगे बात करते हैं छात्रों सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। तो सिद्धांत की व्याख्या में एडम स्मिथ ने सिद्धांत को जो समझा है उसकी हम यहां बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी बात कहता है, तो सिद्धांत की व्याख्या वो करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के मध्य व्यापार उसी समय प्रारंभ होगा जबकि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तथा दूसरे देश के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो। निरपेक्ष लाभ से क्या अभिप्राय है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, निरपेक्ष लाभ का मतलब है, जैसे यहां से आप समझिएगा, निरपेक्ष लाभ का मतलब है एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहां पर हम गेहूं और शराब की बात करते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान दो देश हैं और दो वस्तुएं गेहूं और शराब। हम गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करते हैं और पाकिस्तान जो है शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है। अब चूंकि इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि साधन सीमित होते हैं,
यदि साधन सीमित ना हो ना, तो फिर हमारे सामने आर्थिक समस्या नहीं आए, फिर तो हम कुछ भी कर लें। लेकिन हमारे पास साधन क्या है? सीमित है, इसलिए हम अनेक प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकते। तो छात्रों, ऐसी स्थिति में एक देश गेहूं के उत्पादन में अपने सारे साधन को लगा दे और दूसरा देश जो है वो शराब के उत्पादन में अपने साधन को लगा दे। जैसे पहले भी मैंने आपको मोची और दर्जी वाला उदाहरण दिया था कि दर्जी के पास भी काम करने के 10 घंटे है, वो 10 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकता, और मोची जो है वो भी 10 घंटे काम कर सकता है। अब दोनों क्या करें? अपने अपने काम में पूरे साधन को लगा दें। दर्जी अपना संपूर्ण 10 घंटा कपड़े सिलने में लगा दे, मोची जो है वो अपना 10 घंटे का जो श्रम है वो कंप्लीट उससे जूते बनाने में लगा दे। अब दोनों जब लगातार विशिष्टता के कार्य 10-10 घंटे करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उत्पादन है वो अधिक होगा, और फिर आपस में वो अदला बदली कर लें, एक अपना कपड़ा मोची को दे दे, मोची अपने जूते दर्जी को दे दे, तो दोनों के लाभ क्या हो गए? अधिकतम हो गए। जैसे हम और भी कोई उदाहरण बना सकते हैं। एक व्यक्ति लड्डू बहुत अच्छे बनाता है, एक व्यक्ति जलेबी बहुत अच्छे बनाता है, एक व्यक्ति पढ़ाता बहुत अच्छा है, एक व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, आप जैसे खाना बहुत अच्छा बना सकते हो, मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूं। तो यदि मैं अपने समय को, जो मेरे पास सीमित समय है, उसको खाना बनाने में लगा दूंगा तो मैं खाना भी अच्छा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, तो मेरा समय भी ज्यादा लग जाएगा और मेरी लागत भी बढ़ जाएगी। आपको पढ़ाना नहीं आता और आपने अपने समय को पढ़ाने में लगा दिया तो आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे और लागत भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ जो शुद्ध रूप से समानता के साधन की बात की एडम स्मिथ ने, वो ये कहता है जो देश जिस वस्तु को उत्पादित करने में श्रेष्ठ साबित होता है, विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है, वो देश उसी वस्तु का अपने सारे साधनों से उत्पादन करे। जैसे जो गेहूं और शराब की हम बात कर रहे हैं, तो भारत अपने उत्पादन के सभी साधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दे, क्योंकि भारत गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है, और पाकिस्तान जो है वो अपने उत्पादन के सभी साधनों को शराब के उत्पादन में लगा दे। अब जब सभी साधन शराब का उत्पादन करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में शराब का उत्पादन कर लेंगे, इधर गेहूं जब सभी साधन गेहूं का उत्पादन करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कर लेंगे। अब चूंकि भारत को शराब की जरूरत है, पाकिस्तान को गेहूं की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे कि जो अतिरिक्त गेहूं हमने उत्पादित किया अपने अतिरिक्त साधन लगाकर, वो हम पाकिस्तान को दे देंगे, और जो पाकिस्तान ने अतिरिक्त शराब जो उत्पादित की है अपने अतिरिक्त साधनों से, वो भारत को दे देगा उसके बदले। तो गेहूं के बदले शराब, शराब के बदले गेहूं ले लेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, दोनों देश की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जहां निरपेक्ष लाभ लागत की जो बात की गई है, निरपेक्ष लागत और निरपेक्ष लाभ के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ कहता है। आगे देखिए, एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो। छात्रों, सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए दो देशों का मॉडल व दो वस्तुओं का मॉडल लिया है। 2x2, 2x2, 2x2 का मतलब होता है दो देश, दो वस्तु और एक साधन। ये दो प्रकार के मॉडल आपको पढ़ने को मिलेंगे यहां पर। एक तो मिलेगा 2x2/1, 2x2/1, एक तो ये मिलेगा आपको। एक मिलेगा 2x2/2। जो क्लासिकल मॉडल है ना, ये तो है 2x2/1, और जो आधुनिक मॉडल है वो है 2x2/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लासिकल मॉडल तो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो देश होते हैं, 2x2, दो ही वस्तु होती है। 2x2 हो गया, दो देश दो वस्तु गुणा 1। तो एक का मतलब यह है उत्पादन का साधन श्रम 1। तो दो देश, दो वस्तु और उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम, ये हो गया 2x2/1। आगे जाकर इसमें संशोधन होगा। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन के एक साधन से कभी भी उत्पादन कार्य नहीं हो सकता, उत्पादन के साधन 2 से अधिक होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो वो मॉडल को बना देता है फिर 2x2/2। एक को किस में बदल देता है? 2 में बदल देता है। तो वो कहता है दो देश, दो वस्तु और उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो। सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए दो देश व दो वस्तुओं का ऑर्डर लिया गया है जिसमें उनकी लागतों का किया गया है, निम्न प्रकार से है। अब आप देखिए यहां यदि हम बात करें तो ये तालिका बनी हुई है छात्रों। इस तालिका से आपको समझना होगा कि किस तरीके से एडम स्मिथ के मॉडल को समझाया गया है। देखिए ये तालिका को आप समझिए, इसमें मैंने दो देश लिए हैं, एक तो है भारत, ये देश हो गया, ठीक है। दूसरा जो देश है वो है आपका पाकिस्तान, ये दूसरा देश है आपका पाकिस्तान, ठीक है। दो देश हो गए। दो वस्तु की बात की है, एक जूट है और दूसरी वस्तु जो है वो है कपास। दो देश दो वस्तु और एक श्रम, साधन क्या है? श्रम, ये साधन हो गया, ठीक है। अब इस तालिका को देखिएगा, भारत के पास कपास की एक कुल जो श्रम घंटे ना भारत के पास वो है 15। भारत के पास श्रम की जो मात्रा है वो प्रति इकाई लागत श्रम घंटों में दी गई है, तो 15 घंटे जो है वो भारत के पास दिए हुए हैं श्रम की, ठीक है। ऐसे ही 15 घंटे जो श्रम है वो पाकिस्तान के पास दिया हुआ है। अब चूंकि भारत के पास भी 15 घंटे का समय है और पाकिस्तान के भी, अब इस 15 घंटे में ज्यादा उत्पादन करना है। अब भारत को कपास की भी जरूरत है और जूट की भी जरूरत है, और पाकिस्तान को कपास की भी जरूरत है और जूट की भी जरूरत है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन 15 घंटों को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में बांट दिया जाए कि 10 घंटे तो कपास का उत्पादन कर लो, 5 घंटे जूट का उत्पादन कर लो। एक तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम विशिष्टीकरण को पहचाने कि कौन सा देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, इसको पहचानना पड़ेगा हमें कि भारत कपास अच्छे से उत्पादित कर सकता है, जूट अच्छे से उत्पादित कर सकता है। यदि भारत कपास अच्छे से उत्पादित कर सकता है तो जो पाकिस्तान है वो जूट अच्छे से उत्पादित कर सकता है। तो दोनों का अलग अलग विशिष्टीकरण हो गया, भारत का कपास में हो गया और पाकिस्तान का जूट में हो गया। अब आप देखिए इस तालिका से हम स्पष्ट करें तो भारत में कपास की एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितने घंटे का श्रम लग रहा है? भारत में एक इकाई कपास को उत्पादित करने के लिए जो श्रम लग रहा है वो छात्रों 5 घंटे का लग रहा है। मतलब एक इकाई कपास की बनाने में भारत में 5 घंटे का श्रम लग रहा है, और उसी एक इकाई कपास को बनाने में पाकिस्तान में जो श्रम लग रहा है वो लग रहा है 10 घंटे का। देखो ये 10 घंटे का श्रम पाकिस्तान में लग रहा है, ठीक है। मतलब भारत में कोई भी वस्तु कपास की एक इकाई जो बनेगी वो 5 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी, उसकी लागत 5 घंटे होगी। और पाकिस्तान में उसी इकाई को यदि बनाया जाएगा तो उसको बनाने में 10 घंटे लगेंगे। तो वो इकाई भारत में सस्ती बन रही है या पाकिस्तान में सस्ती बन रही है? शिवानी सुन पा रहे हो मुझे? शिवानी शर्मा सुन पा रहे हो क्या? कृष्णा सुन पा रहे हो? यस सर। देखिए बेटा यहां इस टेबल को थोड़ा समझना, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के पास भी श्रम 15 घंटे हैं, 15 घंटे ज्यादा का समय नहीं है भारत के पास भी, और पाकिस्तान के पास भी 15 घंटे का समय है। मतलब दोनों देशों के पास 15-15 घंटे का समय। इसका मतलब दोनों की जो निरपेक्ष लागत है ना वो समान है, ठीक है। अब इस 15 घंटे में से कपास की एक इकाई यदि भारत में बनाई जाती है तो वो 5 घंटे में बन जाती है, ठीक है। और यदि इसी कपास की एक इकाई पाकिस्तान में बनाई जाती है तो उसको बनाने में कितना घंटा लगता है? 10 घंटा लगता है, ठीक है। अब आपको ये पहचान करनी है कि कपास का विशिष्टीकरण भारत में है या पाकिस्तान में।
सर बताइए। भारत में भारत में क्यों? भारत में क्यों होगा? सर कम समय में मतलब अधिकतम हाँ, मतलब उस वस्तु को बनाने में भारत में कम समय लग रहा है, इसका मतलब लागत कम आ रही है। श्रम मूल्य सिद्धांत यही तो कहता है, जितना अधिक श्रम लगेगा, जितना अधिक समय लगेगा, उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। तो कम से कम लागत में उस वस्तु को बनाया जा रहा है भारत के अंदर, और पाकिस्तान में वही एक इकाई बनाने में डबल समय लग रहा है, लागत दुगनी हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम जूट के उत्पादन की बात करें, तो जूट का उत्पादन की एक इकाई बनाने में भारत में कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। और पाकिस्तान में जूट की एक इकाई बनाने में कितना श्रम लग रहा है? 5 घंटे। ठीक है। तो यहां जूट के उत्पादन में कौन सा देश विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है? बताइए। जूट की एक इकाई भारत में 10 घंटे में बन रही है, पाकिस्तान में जूट की एक इकाई 5 घंटे में बन रही है। तो बताइए आपको जूट के उत्पादन में कौन सा देश विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है? काली भाई सुन पा रहे हो? काली भाई सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो काली भाई? यस सर। बताओ बेटा। पाकिस्तान में जूट की एक इकाई बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं, और उसी इकाई को बनाने में भारत में 10 घंटे लग रहे हैं। तो बताइए कौन सा देश जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है? बताइए। बोलिए। भारत और पाकिस्तान में से बताना है जूट के उत्पादन में कौन विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, किस देश में लागत कम आ रही है? नहीं समझ पाए भाई? यहां ये कहा जा रहा है कि जूट की एक इकाई बनाने में भारत में तो 10 घंटे का श्रम लगता है, और जूट की एक इकाई को बनाने में पाकिस्तान में 5 घंटे का श्रम लगता है। तो कौन से देश में जूट के उत्पादन के लिए लागत कम आ रही है? भारत में? भारत में नहीं आ रही है, पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान में तो 5 घंटे ही लग रहे हैं बनाने में, तो 5 घंटे में एक इकाई बन रही है, 10 घंटे में तो 2 इकाई बना देंगे पाकिस्तान में, और भारत 10 घंटे में एक इकाई बना पाएगा। तो कौन सा देश ज्यादा फायदे में रहेगा? पाकिस्तान रहेगा ना। अपन एक बना पाएंगे, वो 2 बना देंगे, क्योंकि विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहे हो। तो यहां लेखक यही कह रहा है कि भारत कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, और पाकिस्तान जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है। तो अब दोनों अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन कर लें और फिर आयात निर्यात करके उनके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, तालिका से स्पष्ट है कि भारत में कपास तथा जूट की प्रति इकाई उत्पादन लागत क्रमशः 5 और 10 घंटे है। कपास की तो 5 घंटा है और जूट की 10 घंटा है। इसी प्रकार पाकिस्तान में कपास और जूट की प्रति इकाई लागत 10 घंटे और 5 घंटे है। कपास की 10 घंटे है और जूट की 5 घंटे है। अतः स्पष्ट है कि भारत में श्रम कपास तथा पाकिस्तान में जूट के उत्पादन में विशेष दक्ष है, क्योंकि भारतीय श्रमिक प्रति इकाई श्रम घंटा उत्पादन 1/5 इकाई कपास तथा 1/10 इकाई जूट है। ठीक है। इसी प्रकार पाकिस्तान में श्रम की प्रति घंटा उत्पादकता 1/10 इकाई कपास तथा 1/5 इकाई जूट है। तो भारत को कपास के उत्पादन में तथा पाकिस्तान को जूट के उत्पादन में क्या मिलेगा? निरपेक्ष लाभ मिलेगा। भारत को कपास का उत्पादन करना चाहिए, और जो अतिरिक्त कपास उत्पादित होगा उससे जूट खरीद लेना चाहिए। पाकिस्तान को जूट का उत्पादन करना चाहिए, जो अतिरिक्त जूट उत्पादित होगा उससे कपास खरीद लेना चाहिए। इससे दोनों देशों को लाभ हो जाएगा, और हमारा जो विनिमय प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लाभ हमें मिलने लग जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां इसको कर सकते हैं।
अब आगे जो है ना इसमें अभी आगे एक्सप्लेन और होगा ये, तो उसको मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको पढ़ना, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा आपको अभी, और इसका होमवर्क भी आप कर लेना, ठीक है ना। इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, और कोई आपको समस्या आती है तो आप बोलिए, आपको बता देंगे, बोलिए।